नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। कल अपन मैथ्स वाला सेट देख लिए थे, है ना। अब इसी के आगे जीएस वाला सेक्शन देखेंगे। तो आपको लगभग एक क्लास मैथ्स के रहेंगे जो 15 से 20 क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जीएस वाला सेक्शन रहेगा, वो आपको अलग से मिलेगा। ठीक है। तो दो वीडियो में एक सेट को अपन कंप्लीट करेंगे। एक ही वीडियो में अगर पूरा सेट कंप्लीट कर दें 2.5 से 3 घंटा का समय लगेगा, है ना। और 2.5 से 3 घंटा ना आपको देखने की उतना उत्साह होगा, ना मेरे को पढ़ाने में उतना उत्साह होगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे, एक सेट को दो भागों में लेकर के आएंगे। एक मैथ्स वाला सेक्शन अलग रहेगा, उसके बाद जीएस वाला सेक्शन अलग रहेगा। ठीक है, क्लियर। चलो देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 20। ठीक है, 26वां क्वेश्चन, सॉरी 16वां क्वेश्चन देखो। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सचिव। मुख्य सचिव कौन होते हैं भाई? जितने भी प्रशासन के क्षेत्र में अधिकारी वर्ग रहेंगे, उन अधिकारी वर्ग का सबसे हेड होगा, है ना। अधिकारी वर्ग का हेड कौन रहता है? इसको क्या बोलेंगे? मुख्य सचिव। ठीक है। वर्तमान का नहीं पूछा है भाई, वर्तमान का नहीं पूछा है। वर्तमान में कौन? अमिताभ जैन। ठीक है, इनको 3 महीने के लिए एक्सटेंड करवाया गया है। इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन 3 महीना क्या करवाया गया है? एक्सटेंड करवाया गया है। किनको? अमिताभ जैन जी को। ठीक है। कौन से क्रम के हैं? तो याद रखना 12वें क्रम के, ये वर्तमान वाले हैं। लेकिन पहला यहां पे पूछा गया है क्वेश्चन, प्रथम मुख्य सचिव। मुख्य सचिव जैसे ही आया, मुख्य सचिव क्या होगा? अधिकारी वर्ग का हेड। जितने भी प्रशासन के क्षेत्र में होंगे, जैसे आप डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, ये सबको देखते हो ना, सब किसके अधीन आएंगे? मुख्य सचिव के अधीन आएंगे। ठीक, क्लियर। तो पहले मुख्य सचिव कौन थे? अरुण कुमार थे। पहले मुख्य सचिव कौन थे? अरुण कुमार। ठीक है। मोहन शुक्ल जो देख रहे हो, है ना, ये प्रथम का क्या थे? महानिदेशक। प्रथम महानिदेशक। ठीक है। और लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। लोक सेवा आयोग के भी प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, क्लियर। कौन? मोहन शुक्ल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अरुण कुमार। ये क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 17वां नंबर का क्वेश्चन। बिलासपुर जिला किस जिले का मातृत्व जिला नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है। सबसे पहले देखो बिलासपुर, इसका पूरा क्रम विभाजन मैं आपको बताया हूं, और यूट्यूब में वो फ्री में है। छत्तीसगढ़ के मैप वाले सेक्शन में जाकर के देखना, ये वाला आपको मिलेगा। ठीक है। तो बिलासपुर जिले किस जिले का मातृत्व जिला नहीं है, पूछ रहे हैं। बिलासपुर, इस बिलासपुर से देखो अलग होकर के नीचे जांजगीर चांपा, ऊपर कोरबा, है ना। मतलब अब ऑप्शन के आधार पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो ये कोरबा। कोरबा जिला कब बना जी? तो 1998 में। किससे अलग होकर के बना है? तो ये बिलासपुर से अलग होकर के बना है। किससे अलग होकर के बना है? बिलासपुर से। कब? 1998 में। कोरबा कैसा क्षेत्र है? तो लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक को क्या बोलते हैं जी? भू आवेष्टित। क्या क्षेत्र है? भू आवेष्टित क्षेत्र है। ठीक है। जैसे ही भू आवेष्टित क्षेत्र आया, मतलब छत्तीसगढ़ में टोटल कितने भू आवेष्टित? तो टोटल है 33 जिला। इसको याद करोगे ट्रिक के आधार पे, 11 एकम 11, 22 और 33। तो ये 11 भू आवेष्टित क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। 22 क्षेत्र ऐसे, 22 जिले ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों की सीमा को टच करते हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। क्लियर, समझ में आया। महासमुंद देखो, महासमुंद किससे अलग होकर के बना? 1998 में। किससे अलग होकर के? तो रायपुर से अलग होकर के बना। ठीक है। किससे अलग होकर के बना है? रायपुर से अलग होकर के बना है। ठीक। ये कैसा क्षेत्र है जी? सीमावर्ती क्षेत्र है। जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा भी ये देखो अलग होकर के बना है। किससे? बिलासपुर से। ठीक।
तो अपने को यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये बिलासपुर से अलग हो रहा है, ये भी बिलासपुर से अलग हो रहा है। महासमुंद जो है वो रायपुर से अलग होकर के बन रहा है। ठीक है, कहां से अलग होकर के बन रहा है? रायपुर से। मुंगेली भी 2012 में बिलासपुर से अलग होकर के बनेगा। ठीक है, 2012 में और कितने बनते हैं भाई? तो 2012 में टोटल 9 जिले बनते हैं, है ना। 2012 में टोटल कितने जिले बनते हैं? 9 जिले। अब वो 9 जिले का नाम क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर के क्षेत्र में मतलब सरगुजा क्षेत्र में। ठीक है, सरगुजा क्षेत्र में कौन कौन बनेगा जी? तो सूरजपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक, ये हो गए दो। आप नीचे आओ बिलासपुर संभाग में, तो बिलासपुर संभाग में कौन बनेगा? मुंगेली। ठीक है, जस्ट नीचे उतरोगे रायपुर संभाग, तो रायपुर संभाग में दो बनेगा, एक बनेगा गरियाबंद और एक बनेगा बलौदा बाजार। ठीक है, तो दो दो चार और एक पांच हो चुके। ठीक है, रायपुर के जस्ट बगल में आओगे क्या? दुर्ग संभाग, तो दुर्ग संभाग में कौन बनेगा? दुर्ग के ऊपर और नीचे बेमेतरा और बालोद, बेमेतरा और क्या रहेगा? बालोद। ठीक, बेमेतरा, बालोद। दुर्ग के जस्ट नीचे क्या आता है? बस्तर संभाग, और बस्तर संभाग में दो अलग होगा, एक लास्ट वाला सुकमा और क्या होगा? एक कोंडागांव। ठीक है, कोंडागांव। क्लियर? अब गिनो क्या? 9 हुए क्या? यहां से दो, यहां से एक, 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 2 7 और 7 2 9। टोटल कितने? 9 जिले बनेंगे 2012 में। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? तो 2019 लिख दिया क्या? 2012 में अलग होगा भाई, हाँ, 2012 में। 2012 में टोटल कितने? 9 जिले अलग होकर के बनेंगे। ठीक, क्लियर? ये क्लियर समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसका। फिर देखो 18 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? तो छत्तीसगढ़ की जलवायु किसके आधार पे डिपेंड करेगी? यहां से अगर कर्क रेखा गुजर रहा है, तो कर्क रेखा जहां से गुजरती है वहां की जलवायु क्या होती है? उष्ण कटिबंधीय, है ना, पर्णपाती वन पाए जाएंगे और उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगा। ठीक है, जलवायु और मौसम समझते हो ना? वो गाना सुने हो, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, है ना। तो जलवायु क्या होता है? एक लंबे समय के लिए बने रहता है उस भूभाग में या उस क्षेत्र में, जो लंबे समय तक बना रहा उसको क्या बोलते हैं? जलवायु। और मौसम क्या होगा? मौसम कुछ ही टाइम के लिए होगा, जो अस्थायी रूप के लिए या कुछ पल के लिए ही उसकी जलवायु निर्धारित होती है, उसको क्या बोलते हैं? मौसम। इसीलिए गाना भी बना है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। मतलब मौसम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, बदल रहा है ना। और जलवायु क्या है? स्थिर है, वहां की जो जलवायु है वो लंबे समय तक बनी रहती है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? अब अगला देखो, छत्तीसगढ़ की जलवायु पूछ रहा है उष्ण कटिबंधीय। इसका रीजन क्या है? कर्क रेखा के समीप होने के कारण या कर्क रेखा गुजरने के कारण, गुजरने के कारण। कर्क रेखा गुजरती है भाई, ठीक है। तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो याद रखना यहां पे छत्तीसगढ़ से 4 जिलों से होकर के गुजरेगी। पहला क्या है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। दूसरा क्या है? कोरिया। तीसरा क्या है? सूरजपुर। और चौथा क्या है? बलराम। ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है छत्तीसगढ़ से, इसी कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर के गुजरेगी, जिसका क्रम हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो यहाँ की जलवायु क्या हो गया? उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो गया। किसके कारण? कर्क रेखा गुजरने के कारण।
ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अगला देखो 19वां नंबर का, शिवनाथ नदी का उद्गम कहां से होते हैं। तो ये शिवनाथ नदी का पहले उद्गम कहां होता था, ज्ञात स्रोतों के आधार पे राजनांदगांव से। और राजनांदगांव से कौन सा पहाड़ी, तो पाना बरस की पहाड़ी, पाना बरस की पहाड़ी। अभी वर्तमान में कहां से गुजरती है, कहां से निकलती है जी, और छत्तीसगढ़ से, है ना, आकर के यहां पे अपना जल गिराएगी गोदावरी नदी में। ठीक, तो अब ये कहां से निकलती है, गढ़चिरौली महाराष्ट्र, गढ़चिरौली, ठीक है। गढ़चिरौली के समीप एक पहाड़ी है, गोडरी की पहाड़ी। क्या है, गोडरी पहाड़ी। ये कहां से है, महाराष्ट्र से। ठीक है, तो दोनों स्रोत आपको पता चल गया। ये पुराने खोज या रिसर्च के आधार पे हुआ है, इसलिए ये अब नहीं ले रहा है, पहले इसको आंसर लेता था। अब कहां से शिवनाथ नदी का उद्गम होता है, तो अब आंसर लेना आप लोग, गढ़चिरौली गोडरी पहाड़ी महाराष्ट्र। ठीक है, गढ़चिरौली गोडरी पहाड़ी महाराष्ट्र बन जाएगा ये। ठीक, आगे देखें हम, बंजर नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो बंजर, ताड़ा, ये सब दोनों किसकी नदियां हैं जी, तो ये नर्मदा की सहायक नदियां। याद रखना किसकी सहायक नदियां, नर्मदा की। शिवनाथ की सहायक नदियां याद रखना, एक कोड है लम्हा करके। ठीक है, लीलागर, अरपा, ठीक है, मुंगेली के समीप जाएगा एक, मनियारी, हाप और आमनेर, आमनेर। ठीक है, हाप नदी, मनियारी, हरपा और लीलागढ़। ठीक है, तो ये नदी क्या है, शिवनाथ की सहायक नदियां है। अभी महानदी की सहायक नदियों के बारे में आया था, है ना, उत्तर से आकर के मिलने वाली नदियां, दक्षिण से आकर के मिलने वाली नदियां। ठीक है, तो वहां पे डीएसपी, है ना, ये था एक कोड, और एक क्या था, ठीक, ऐसे क्लास में अपन बताते हैं, जहां से यहां से क्वेश्चन उठाया था सीक्वेंस में इसको जमाने के लिए। ठीक है, शिवनाथ महानदी की सहायक नदियां, शिवनाथ, हसदेव, बोरई, है ना, मांड, केलो, इब। ठीक है, ये उसकी क्या थी, सहायक नदियां थी। डीएसपी के बारे में देखो, ये दूध नदी, सिलियारी नदी, पैरी नदी, सोंढूर, सूखा, जोंक और क्या था, लात। क्लियर, तो ये इसकी सहायक नदियां हैं, किसका, महानदी का। ठीक, और ये क्वेश्चन आया था शायद आप लोग को सीक्वेंस में जमाने के लिए। ठीक है, इसको दिया था सीक्वेंस में जमाने के लिए। क्लियर, शिवनाथ की सहायक नदियों के बारे में हम लोगों ने देखा, लम्हा। तो ये सब कोड लिख लो भाई, काम आएगा। एक एक दो दो लाइन का है। डीएसपी सुबह सुबह जेल जाता है भाई, डीएसपी है तो अपना थाना तो जाएगा, है ना, तो सुबह सुबह अपना जेल जाएगा। ठीक है, नर्मदा, बंजर और ताड़ा। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका, 20 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 21वां देखो, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात कहां पे है, बस्तर संभाग में है। कहां पे है, बस्तर में। छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल कहां पे स्थापित किया गया है, तो देखो किसान शॉपिंग मॉल के बारे में आप देखोगे राजनांदगांव में। ठीक है, किसान शॉपिंग मॉल कहां देखने को मिलेगा, राजनांदगांव। यहां से आपको बार बार क्वेश्चन पूछता है भाई, किसान शॉपिंग मॉल कहां पे, सबसे पहले राजनांदगांव में, दूसरा कहां पे खोला गया है, महासमुंद में। ठीक है, तो किसान शॉपिंग मॉल दो जगह है। एक किसान शॉपिंग मॉल पहले कहां होगा, राजनांदगांव में,
पहले कहाँ होगा, राजनांदगांव में। दूसरा कहां पे होगा, तो ये दूसरा याद रखना, महासमुंद। ठीक, क्लियर, ये दोनों याद रखना। अगर कूट वाले क्वेश्चन में भी दे दे तो 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे महासमुंद नहीं दिया है, तो क्या लोगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लेना, राजनांदगांव लेना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल कहाँ पे है भाई, तो राजनांदगांव में, याद रखना इसको। ठीक है, समझ में आया। कहां पे है, देखो राजनांदगांव ऑप्शन नंबर सी में। कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी में। छत्तीसगढ़ राज्य में वन घनत्व जब भी पूछे, देखो इसका आंकड़ा चेंज होते रहता है आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पे, आर्थिक सर्वेक्षण से, तो इसमें चेंज होते रहता है। इसको थोड़ा आप लोग क्या करोगे, अपडेट करोगे। अभी क्या है, नारायणपुर है। ठीक है, अभी क्या है, नारायणपुर। बाद में चेंज हो जाएगा। कमेंट करके ये मत बोलना कि सर आपने तो ये पढ़ाया था, भाई वो बोल रहा हूं, आप एक बार क्या करना, आर्थिक सर्वेक्षण का है ना, देख लेना। और डीपीआई छत्तीसगढ़ वाले साइड में भी इसका क्या होगा, बार बार अपडेट होते रहता है, तो एक बार चेक कर लेना। अभी नारायणपुर वहां पे दिख रहा है। ठीक है, और इससे पता ना चले तो छत्तीसगढ़ का जो वन विभाग का साइट है, वन विभाग का साइट है, ठीक है, इस वेबसाइट में भी आप चेक कर सकते हो, जिसमें वन घनत्व क्या दिखेगा, नारायणपुर दिखेगा। ठीक है, क्लियर। तो वन घनत्व के दृष्टिकोण से सबसे कम कहां पे है, तो सबसे कम याद रखना नारायणपुर में है। कहां पे है सबसे कम, नारायणपुर। सीता नदी वन्य अभ्यारण्य के मध्य में कौन सी नदी गुजरेगी, तो सीता नदी में स से स याद करवाया था, याद करो, स से स सोंढूर। अर्जुनी ये कहां पे है, देखो तो करियाधुरवा है ना, ये कहां पे, महासमुंद में। कोडार, इसका अन्य नाम क्या है, वीर नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह परियोजना। ठीक है, कब बनाया गया, 1981 में। ठीक, क्योझर परियोजना भी इसी में, देखना। तो ये सोंढूर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे है, धमतरी में। ठीक, सोंढूर ही कहां होगा, धमतरी में। इसी धमतरी नदी, इसी धमतरी में जो सोंढूर नदी है वो सीता नदी वन्य अभ्यारण्य से गुजरेगी भाई। ठीक है, क्लियर, समझ में आया बात। यहां पे 25 नंबर का देखो, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना देखो कहां से कितना कितना निकलेगा, है ना, मतलब कितने मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा। ठीक, तो बिजली उत्पादन कितना कितना होगा, इसको चेक करना। देखो अभी बोध घाट के बारे में एक नया अपडेट भी आया है, बोध घाट के बारे में अभी एक नया अपडेट भी आया है। ठीक है, एक 125 मेगावाट। ठीक है, बोध घाट परियोजना देखो कितना आया है, 125 मेगावाट। ठीक, 125 मेगावाट। और थोड़ा डिटेल इसके बारे में देख लेते हैं। बिजली उत्पादन 125 मेगावाट। ठीक है, सिंचाई क्षमता कितना होगा इसका, खरीफ और रबी दोनों मिला करके, है ना, खरीफ फसल और रबी फसल दोनों मिला करके इसमें कितना करेगा, कितना हेक्टेयर, तो 3,78,475। ठीक है, 78-75 करके याद रखना, है ना, 78-75 याद रख सकते हो इसको, और 3-4 करके। तो ये क्या हो जाएगा, उसका सिंचाई क्षमता इतना हेक्टेयर का ये क्या करेगा, बोध घाट जल विद्युत परियोजना सिंचाई करेगा। रुद्री पिकअप वेयर 1912 में था। ठीक है, रुद्री पिकअप वेयर 1912 में। मिनी माता जल विद्युत परियोजना देखो 1967 से इसको बनाया गया था, स्थापित किया गया था। कितना मेगावाट, 120 मेगावाट का ये क्या करेगा, बिजली उत्पादन करेगा। 40 मेगावाट के 3 यूनिट, कितने मेगावाट के, 40 मेगावाट के। ठीक है, और कोरबा जल विद्युत परियोजना ये अभी क्या हो गया, अपना डिकमिशनिंग हो गया है ना। डिकमिशनिंग कहने का क्या मतलब है, यहाँ के विद्युत को जितना उत्पादन है उसको किसी दूसरे राज्य को दे दिया जाएगा।
तो वर्तमान में अगर पूछेगा सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो ये याद रखना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कई लोग लेंगे ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ऑप्शन नंबर बी वो थोड़ा चेंज हो चुका है, तो आप लोग क्या करना, इसको देख लेना, है ना। ठीक है, बनाइए। तो ये थोड़ा करंट का है, उसको क्या करना आप लोग चेंज कर लेना आप जी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप लोग को दे दें, है ना। अमीन पटवारी का यहाँ पे कोर्सेस देखो हमारे कोचिंग संस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ ही आपको टेस्ट सीरीज भी, टेस्ट सीरीज शायद कितना तारीख से चालू हो रहा है, 10 तारीख, 10 तारीख से टेस्ट सीरीज चालू हो रहा है ना। टेस्ट सीरीज में रहेगा क्या, 25 सेट रहेगा, जिसमें से 20 सेट किसका रहेगा, टॉपिक वाइज रहेगा, और 5 किसका रहेगा, फुल लेंथ टेस्ट एफएलटी का। ठीक है, इसके साथ साथ आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। जितने क्वेश्चन रहेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन भी आपको मैं कराऊंगा, सॉरी यूट्यूब में नहीं होगा, ये कहां पे होगा, आपके कोर्स वाले सेक्शन में होगा, है ना। जो आप टेस्ट सीरीज परचेस करोगे उस सेक्शन में आपका रहेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वाला। पहला टेस्ट मैथ्स से चालू हो रहा है। ठीक है, पहला टेस्ट किससे चालू हो रहा है, मैथ्स से। दूसरा टेस्ट भी अपन किसका रखे हैं, मैथ्स का रखे हैं। तो इसमें टोटल आपका 10 टॉपिक क्लियर होगा। सबसे पहले 10 टॉपिक, मतलब पहला मैथ्स से 5 टॉपिक, दूसरे मैथ्स पेपर से 5 टॉपिक, तो टोटल 10 टॉपिक आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग में मैथ्स से। ठीक है, और उसी का टेस्ट आप लोग दिलाओगे। 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है शायद, है ना। उसका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जो है वो आपको मिल जाएगा टेस्ट वाले, जब आप प्ले स्टोर में जाओगे वहां से चेक करोगे तो। ठीक है, तो शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा। पहला टेस्ट मैथ्स से चालू होने वाला है, 5 टॉपिक का टेस्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा मैथ्स में फिर 5 टॉपिक का टेस्ट रहेगा। और इसमें आपको क्या मिलेगा, वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा इस टेस्ट में। ठीक है, और ये जिसको कोर्स परचेस करना है तो आप यहाँ पे जा करके कोर्स को देख सकते हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी लेनी है तो संस्थान के दिए हुए नंबर पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अगला देखते हैं जी, 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर का टेस्ट सीरीज का फायदा क्या है कि जो टॉपिक वाइज अपन लेकर के आ रहे हैं टेस्ट सीरीज, ठीक है, तो उसमें आप लोग को एक टारगेट भी मिल जाएगा। दूसरा चीज आप क्या कर सकते हो, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बाद उसका एग्जाम दिलाओगे, है ना। तो एग्जाम दिलाओगे तो वो जो एग्जाम फियर है वो अलग रहता है, प्रेशर अलग रहता है। तो आप क्या करोगे, पेपर से पहले खुद के माइंड को उस तरह से सेटल करोगे कि हाँ एग्जाम में प्रेशर कितना रहेगा, क्या रहेगा, कितना टाइम ड्यूरेशन रहेगा जिसमें अपने को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लोग क्या कर सकते हो, वहां से अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, 26 नंबर का देखो, शैक्षणिक पर्यटन स्थल प्रादेशिक विज्ञान केंद्र। विज्ञान केंद्र देखोगे आप तो रायपुर वाले ये सड्डू वाला रोड देखे हो ना, है ना, वहां पे एक देखना अंबुजा मॉल है ना, तो उसी के तरफ क्या है, ये प्रादेशिक विज्ञान केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पे विज्ञान केंद्र में क्या किया जाएगा जी, यहाँ पे बहुत सारा केंद्र खोला गया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित होगा, है ना, और भी 3-4 चीजें होंगी, जिसमें से आप बच्चों के लिए क्या रहेगा, विज्ञान उद्यान रहेगा। बच्चों के लिए क्या रहेगा, विज्ञान उद्यान रहेगा। ये भी एक बार क्वेश्चन में आ चुका है ना, क्या पूछा गया है, बच्चों के लिए विज्ञान उद्यान कहां पे खोला गया है। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, रायपुर होगा। दूसरा चीज यहां पे देखो, खगोल विज्ञान के लिए भी, ठीक है, गैलरी खोली गई है, खगोल विज्ञान की गैलरी, खगोल विज्ञान गैलरी।
खगोल विज्ञान गैलरी, ठीक। और क्या खोला गया है जी, एक इलेक्ट्रॉनिक्स गैलरी भी खोला गया है, इलेक्ट्रॉनिक गैलरी भी खोला गया है, ठीक है। बच्चों के लिए यहाँ पे टिकट कितना रखा गया है, तो बच्चों के लिए 20 रुपया का टिकट रखा गया है ना। ये तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग जान लो भाई, क्या पता क्वेश्चन का तो ठिकाना है नहीं, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा हो, कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो आप सब तरह से क्या रहो, रेडी रहो, कैसा भी क्वेश्चन दे आपसे बन जाए, अगर कूट वाला क्वेश्चन देगा तो, ठीक है। तो शैक्षणिक पर्यटन स्थल प्रादेशिक विज्ञान केंद्र किस जिले में स्थित है, तो प्रादेशिक विज्ञान केंद्र कौन से जिले में, रायपुर जिले में स्थित है, याद रखना। जिसमें से 3 आप ये मेन पॉइंट याद रखना, बच्चों के लिए विज्ञान उद्यान खोला गया है, खगोल विज्ञान गैलरी खोला गया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स गैलरी खोला गया है, ठीक है। और बच्चों के लिए टिकट कितना है, तो 20 रुपया एंट्री फी है, यहां पे याद रख लेना, ठीक है। समझ में आया। अगला देखो 27 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने 1906 में हिंद केसरी का प्रकाशन किया, हिंद केसरी है ना। तो हिंद केसरी याद रखना, ये क्या है, 13 अप्रैल 1907 को, ठीक है। ये उसका डेट है कब हिंद केसरी आया, लेकिन इतना से ही आप क्वेश्चन खत्म कर लोगे क्या, नहीं। इसमें आपको जानना पड़ेगा भाई, क्या जानना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये पत्रिका की प्रवृत्ति कैसी थी, तो ये एक मराठी पत्रिका था, है ना, याद रखना, मराठी भाषा में था, ठीक। किसका था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का याद रखना, बीजीटी करके याद रख सकते हो, बाल गंगाधर तिलक का। इनका हिंदी रूपांतरण किसने किया, इनका हिंदी रूपांतरण किया माधवराव सप्रे ने, हिंदी रूपांतरण किसने किया, माधवराव सप्रे। अब इसमें ऐसा क्या था कि ये पत्रिका को बैन करवाया गया है ना, या इसके ऊपर चार्जेस लगाने स्टार्ट किए। तो इनमें जो लेख छपे हुए थे, 3 लेख, ठीक है, 3 लेख छपे हुए थे। उस 3 लेख में पहला लेख क्या था, बम गोले का रहस्य, क्या था, बम गोले का रहस्य। दूसरा क्या था, देश की दुर्दशा, देश की दुर्दशा। और तीसरा क्या था, यह उपाय टिकाऊ नहीं है, टिकाऊ नहीं, ठीक है, यह उपाय टिकाऊ नहीं। ये 3 ऐसे लेख छपे थे जिसके आधार पे माधवराव सप्रे जी को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया, माधवराव सप्रे को गिरफ्तार किया गया, ठीक है। तो माधवराव सप्रे को गिरफ्तार किया गया, फिर कुछ महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 8 माह के बाद इनको क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया, ये याद रखना भाई, ठीक है। तो इस लेख के कारण इनको गिरफ्तार किया गया था, फिर 8 माह 10 दिन के बाद इनको क्या किया गया, रिहा कर दिया गया था, ठीक। तो हिंद केसरी का पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, माधवराव सप्रे ने किया था। क्लियर, बात समझ में आई, कहां पे है हिंद केसरी का प्रकाशन शुरू किया था, माधवराव सप्रे ने, माधवराव सप्रे, ठीक। चलो, इतना डिटेल काफी है इसके बारे में। 28 नंबर का देखो, छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय, औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय, तो ये आपको देखने को मिलेगा रायपुर में जी, ठीक है। इसका केंद्र कहां पे, यह कार्यालय कहां पे है, औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय रायपुर में है, ठीक है। 29 नंबर का देखो, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, तो यहाँ पे वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता, आप लोग अगर करंट अफेयर से अपडेटेड होगे तो इसका पिछला ही 2 बार याद होगा आपको, है ना। एक कब हुआ था, इनका सम्मेलन कब हुआ था, तो सबसे पहले एक बार याद रखना 6 जनवरी को 2003 को हुआ, है ना,
6 जनवरी 2003। पिछले 2 साल का आंकड़ा बता रहा हूं, है ना, 2023 याद रखना जी। और एक याद रखना दिसंबर, 14-15 दिसंबर 2024। ठीक है, ये दो आंकड़ा आप लोग को पिछले साल का याद होगा, 14-15 दिसंबर और 6 जनवरी। तो इन दोनों की अध्यक्षता पीएम जी ने किया था, पीएम ने किया था। किनका? जो हर राज्य के मुख्य सचिव रहते हैं। मुख्य सचिव कौन होता है भाई? प्रशासनिक रूप से प्रधान, सबसे जो मेन आदमी रहता है प्रशासनिक अधिकारियों का, सब किसको रिपोर्ट करते हैं? मुख्य सचिव को। तो इनका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य याद रखना, केंद्र और राज्य के संबंधों को बनाने के लिए, केंद्र राज्य संबंध को स्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए, ठीक है। किनकी अध्यक्षता में किया गया था? तो अध्यक्ष यहां पे कौन होंगे? अध्यक्षता किसने की? पीएम। जो भी पीएम रहेगा, अभी वर्तमान में तो जानते हो आप लोग, है ना, तो जो भी पीएम रहेगा उस तत्कालीन समय में वो क्या करेगा? मुख्य सचिवों के अध्यक्षकों की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किस ऑप्शन में है? देखो, मंत्रिमंडल का सचिव होगा क्या? नहीं होगा भाई। गृह सचिव होगा? नहीं। गृह मंत्री होगा? नहीं। कौन होगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री है क्या ऑप्शन में? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। उसका रीजन हम लोगों ने यहाँ पे देखा। ठीक है, एक तरफ क्वेश्चन लिखते चलते हैं, दूसरी तरफ उसका रीजन समझते चलते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, 29 नंबर हो गया। अब देखो 30वें नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकारी तंत्र का नेतृत्व निम्नलिखित के द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी अधिकारी तंत्र हैं उनका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जो अधिकारी जितने भी रहेंगे, अभी क्या बोला हूं मैं, जितने भी अधिकारी होंगे उनका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो मुख्य सचिव के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? मुख्य सचिव। कहां पे है? जिला कलेक्टर करेगा क्या? नहीं, कलेक्टर तो नहीं करेगा भाई। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब कुछ नहीं, है ना। अधिकारी तंत्र हैं, उन सब का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्य सचिव के द्वारा किया जाता है। ठीक। और कोई बोलेगा राज्यपाल होगा क्या? नहीं, राज्यपाल नहीं होगा भाई, वो प्रधान होता है। ठीक है, नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? वो मुख्य सचिव के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्लियर। 31 नंबर का देखो, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता याद रखना आप लोग, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ेगा एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, 2500 से 1750 इसके आसपास पड़ता है। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता को और भी नामों से जाना जाता है। क्या नामों से जाना जाएगा भाई? याद रखना, तो इसको ताम्र पाषाण युग भी बोला जाता है, ताम्र पाषाण कालीन युग भी बोला जाता है, या ताम्र युग, याद रखना, है ना। इसको ताम्र युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक, पहला। दूसरा, इसको कांस्य सभ्यता भी बोला जाएगा, कांस्य युगीन सभ्यता। एक ही है ना, लेकिन घुमा घुमा के पूछता है। क्लियर। और तीसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। ये तीनों एक साथ याद रखना, ये तीनों एक साथ याद रखना, जिसके कारण कभी भी क्वेश्चन में तीनों में से कोई एक कूट में दे देगा या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने के लिए बोलेगा, है ना। तो किसी एक चीज को पढ़े होगे, दूसरा चीज नहीं जानते होगे तो छोड़ के आ जाओगे, ऐसे मत करना, है ना। तो ताम्रकालीन युग भी बोला जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है, और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी बोला जाता है। और याद रखना, प्रथम नियोजित शहर भी बोला जाता है, प्रथम नियोजित शहर बोला जाता है ना, या प्रथम नियोजित टाउन प्लानिंग सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, प्रथम नियोजित शहर या प्रथम नियोजित टाउन प्लानिंग सिटी के रूप में इसको जाना जाएगा। किसको? सिंधु सभ्यता को। तो ये कौन से काल में है? आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है, इतना डिटेल काफी है इस क्वेश्चन के लिए। 32 नंबर का देखो, महायान
बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसको बोला जाएगा? पद्म पाणी को यहाँ पे बोला जाता है बोधिसत्व। ठीक है, बोधिसत्व किसको बोला जाता है? पद्म पाणी को। 33 नंबर का देखो, निम्नलिखित में से कौन मौर्य योगिन अधिकारी तौलमान का प्रभारी? जो तौलमान करेगा उसको क्या बोला जाता है? पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष, ठीक है, जो माप तौल करने का कार्य करेगा। एक याद रखना, ठीक है, एक याद रखना, जो यहाँ पे आय व्यय का अधिकारी होगा उसको भी पूछा जाता है। ठीक, और सीता अध्यक्ष किसको बोला जाता है भाई? जो राजकीय भूमि है ना, जो राजकीय भूमि है, राजकीय भूमि है ना, इन राजकीय भूमि में लगान वसूल करने वाले अधिकारी को क्या बोला जाता है? सीता अध्यक्ष बोला जाता है। जो राजकीय भूमि है वहां पे लगान जो वसूल करता है ना, यहाँ पे राजकीय भूमि को क्या बोला जाता है? सीता भूमि। उसके अध्यक्ष को या उसका लगान को वसूलने वाले को क्या बोला जाता है? तो सीता अध्यक्ष बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? तौलमान का प्रभारी। तौलमान का प्रभारी तो पौतवा अध्यक्ष याद रखना। 33 नंबर का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 34 नंबर देखो, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख कहाँ मिले? तो अशोक के शिलालेख देखना आपको 4-5 तरीके से मिलते हैं भाई। टोटल तो आपका 13 शिलालेख अशोक का है ना, तो ये सब आपको जानना पड़ेगा। लेकिन यहां पे क्या पूछा है? अशोक के शिलालेख किस प्रकृति के थे ये पूछा गया है। तो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। पाकिस्तान वाले क्षेत्र में याद रखना क्या मिलेगा जी? तो 2 टाइप के मिलेंगे अशोक के शिलालेख। कौन सी लिपि में? खरोष्ठी लिपि में। कौन सी लिपि? खरोष्ठी लिपि। क्या क्या मिलेगा? तो खरोष्ठी लिपि में 2 चीज मिलेगा, एक सहबाज घड़ी, क्या मिलेगा? एक सहबाज घड़ी, और दूसरा याद रखना मानसेहरा। ठीक है, कहां पे मिलेगा? ये पाकिस्तान में। अशोक का शिलालेख खरोष्ठी लिपि में सहबाज घड़ी और मानसेहरा। दूसरा याद रखना सार ए कुना कांधार, सार ए कुना कांधार में। ठीक है, ये कौन से लिपि में होगा जी? तो ये याद रखना इसकी ग्रीक और अरमोइक, ग्रीक और अरमोइक, ये 2 चीज याद रखना। ठीक है, क्लियर? ये पाकिस्तान से मिलेगा, ये कहां से मिलेगा? अफगानिस्तान से। सारे कुना कांधार, ठीक है, ग्रीक और अरमोइक। ठीक है, इसका नाम और भी अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन अरमोइक याद रखना, या अरमाइक भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा लिपि है? देखो, उत्तर पश्चिम भाग में अशोक का शिलालेख कौन सी लिपि? खरोष्ठी लिपि। क्या क्या है भाई? सहबाज घड़ी, मानसेहरा। वो क्या है? ग्रीक और अरमोइक, सारे कुना कांधार, अफगानिस्तान। ठीक है, क्लियर? 35 नंबर का देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, सही है भाई, है ना। जहांगीर का मकबरा आगरा, सॉरी, अकबर के काल में। ठीक है, याद रखना। पुराना किला दिल्ली में। ठीक है, पुराना किला याद रखना, ये नहीं होगा, इसका सही जवाब है ना पुराना किला। जहांगीरी मकबर, जहांगीरी का महल आगरा अकबर के द्वारा बनाया गया, ये तो सही है। ठीक है, इत्माद-उद-दौला का मकबरा उसकी जो बेटी है नूरजहां, इसके द्वारा बनाया गया था। पुराना किला दिल्ली, ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये याद रखना शेर शाह सूरी के द्वारा। इसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया। हुमायूं का मकबरा जहां पे है ना, हमीदा बानो बेगम, ये तो सही दिख रहा है। जहांगीर मकबरा आगरा अकबर, ये भी सही दिख रहा है। इत्माद-उद-दौला क्या सही नहीं होगा जी? तो ये पुराना किला दिल्ली ये हुमायूं ने नहीं बनाया है, किसने बनाया है याद रखना? शेर शाह सूरी ने।
किसने बनाया है? शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका? सुमेलित नहीं है। ठीक है। किस संशोधन के द्वारा सिक्किम राज्य को भारत में बनाया गया है? तो याद रखना जी, सिक्किम वाला क्या होगा? 35 है ना, 35वें संविधान संशोधन के तहत। 42वें संविधान संशोधन के तहत तो आप लोग जानते हो है ना, क्या क्या जोड़ा गया है, क्या क्या नहीं जोड़ा गया है। फिर 44वें संविधान संशोधन, ये दोनों याद रखना। ठीक है। तो सिक्किम का याद रखना, 35वें संविधान संशोधन के तहत इसको कहां शामिल किया गया है? भारत का एक राज्य बनाया गया है। ठीक। और इसके बारे में पूरा डिटेल आप लोग अनुच्छेद 3 में और 4 में जानते हो है ना। अनुच्छेद 2 और 3 में, सॉरी याद रखना, दो अनुच्छेद 2 और 3 में। चलो बता ही देता हूं इसका डिटेल है ना। अनुच्छेद 2 क्या होता है, अनुच्छेद 3 क्या होता है। अनुच्छेद 2 को याद रखना। अनुच्छेद 2 क्या बोलेगा जी? तो भारत क्या करेगा, जो भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है, ठीक है, जो पहले से भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं है, राज्य क्षेत्र में नहीं है। ठीक है। उदाहरण के लिए देखो, जैसे अभी पाकिस्तान है, पाकिस्तान बोलेगा हम लोग भारत में मिलना चाहें, ठीक है, तो अभी तो वो वर्तमान की डेट में उसका हिस्सा नहीं है, पहले था उसका अलग हटाओ है ना। उससे पहले संविधान नहीं बना था। संविधान निर्माण के बाद पाकिस्तान कभी भी भारत में शामिल था क्या? नहीं था, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेगा ये कि जो पहले से भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं है, अगर वो शामिल होना चाहेगा, अगर शामिल होना चाहेगा तो उसमें क्या किया जाएगा? संविधान संशोधन किया जाएगा, संविधान संशोधन किया जाएगा, या संविधान संशोधन करके उसको कहां मिलाएंगे? भारत में मिलाएंगे। तो सिक्किम भी भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं था, इसको क्या किया गया? 35 संविधान संशोधन करके इसमें क्या किया गया? छत्तीसगढ़ सॉरी भारत में इसको क्या किया गया? मिलाया गया। ठीक है। ये तो अनुच्छेद नंबर 2 बोलता है। लेकिन अनुच्छेद 3 में क्या अलग है, ये भी क्या करेगा देखना। अनुच्छेद 3 क्या करता है? अब ये भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं था। अनुच्छेद 2 क्या होगा? जो भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होगा। ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखो, एमपी से टूट करके कौन बना है? सीजी बना है। एमपी से टूट करके कौन बना? सीजी बना। तो सीजी पहले ही अपने भारत के राज्य क्षेत्र में था क्या? हाँ बिल्कुल था। किसका हिस्सा था? मध्य प्रदेश का था। तो अलग से अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य बनाना है तो इसके लिए किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद नंबर 3 में क्या है? डिफरेंस है, विभिन्नता है। तो अनुच्छेद नंबर 2 पहले से जो भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है उसको अपने राज्य में मिला रहे हैं, अपने क्षेत्र में मिला रहे हैं, तो उसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक है, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। जबकि अनुच्छेद 3 के तहत अगर किसी क्षेत्र को काट करके उसका नाम परिवर्तन करके उसके क्षेत्र को बदल करके परिवर्तन करके नया राज्य का गठन किया जा रहा है तो उसके लिए किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन लागू नहीं होगा, किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के बारे में समझे क्या? कमेंट करके बता देना भाई, अनुच्छेद 2 समझ में आया और अनुच्छेद 3 समझ में आया क्या? क्लियर है? बता देना एक बार। ओके, आगे बढ़े। तो ये 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में मिलाया गया है। ठीक है। अब देखो लास्ट, इसके बाद वाला 37 नंबर का क्या बोल रहा है? भारत का सबसे अंतिम राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अंतिम राज्य पूछा है, ना कि अंतिम क्षेत्र पूछा है। अंतिम क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन यहाँ पे अंतिम राज्य पूछा है, तो अंतिम राज्य क्या होगा? तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु का कैप कमोरिन, कन्याकुमारी, वो क्या होगा? छत्तीसगढ़ सॉरी भारत का सबसे अंतिम राज्य होगा तमिलनाडु। भारत का स्थलीय सीमा,
तो आपको बताया हूं भारत का तट सीमा है ना, तटवर्ती या जलीय सीमा, इसका डबल। तो ये टोटल कितना है, 75 के आसपास है ना, 75 15 पॉइंट समथिंग है। ठीक, तो इसका डबल मतलब 15, 75 का डबल क्या होगा, 150 होगा, 150 होगा तो 15 200 किलोमीटर के आसपास क्या होगा, इसका टोटल लंबाई होगा। ठीक है, तो दोनों को एक तरीके से समझने के लिए बताया था मैं। ठीक, 15 200 क्या होगा, इसका स्थलीय सीमा की लंबाई होगी, जलीय सीमा की लंबाई 75 के आसपास होगा, है ना, इसका डबल क्या हो जाएगा, 150 के आसपास, तो ये क्या होगा, स्थलीय सीमा हो जाएगा। 75 16 देखो, है ना, 75 16.5। अब इसमें से एक एक चीज को मैं बता दे रहा हूं, है ना। 6100 किलोमीटर क्या है, देखो 6100 किलोमीटर मुख्य भूभाग की लंबाई है। किसकी है, मुख्य भूभाग की लंबाई है। अगर यहां पे अपन द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल ना करें, तब ये मुख्य भूभाग की लंबाई कितनी होगी, 6100 किलोमीटर होगी। 75 16 क्या है, द्वीपों सहित, द्वीपों सहित, ठीक है, तटीय क्षेत्र की लंबाई, तटीय क्षेत्र की कुल लंबाई, तटीय क्षेत्र की कुल लंबाई। ठीक, 1200 किलोमीटर यह क्या है, विशेष संलग्न क्षेत्र, या इसको क्या बोलेंगे, सेज क्षेत्र बोलेंगे, है ना, जहां पे क्या है, अधिकार किसका होगा, भारत का ही होगा, वहां पे व्यापार करे, है ना, वहां पे जो खनिज उत्पादन हो उसका भी एकाधिकार किसका हो, मोनोपोली किसका हो, भारत का ही हो, है ना, वहां पे मछली उत्पादन जो हो रहा है उसको भी किसका अधिकार करे, भारत अपना अधिकार करे, तो ये क्या कहलाता है, विशेष आर्थिक है ना क्षेत्र कहलाता है। 15 200 ये क्या है, टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई है, स्थलीय सीमा की लंबाई। ठीक है, तो ये क्या होगा, उसका सही आंसर होगा 15 200। ठीक, सतपुड़ा तथा विंध्य के मध्य कौन सी नदी बहती है, देखो, तो सतपुड़ा और विंध्य के बीच वीएस करके बताता हूं क्या, है ना, वीएस करके, तो ये विंध्य पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा तथा विंध्य के मध्य कौन सी नदी, तो यहां पे नर्मदा नदी, है ना। देखो ये सतपुड़ा के बाद फिर एक नदी बहेगी, इसको क्या बोलेंगे, ताप्ती नदी। तो यहां पे नदी है, यहां पे नदी है, बीच में एक पर्वत है, तो इस पर्वत को क्या बोला जाता है, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है, ब्लॉक माउंटेन बोला जाता है। ठीक है, ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन बोला जाएगा, कौन सा पहाड़ी है, तो ये सतपुड़ा, है ना, ये विंध्य और सतपुड़ा इन दोनों के बीच कौन सी नदी बह रही है, नर्मदा, इसी के बारे में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, तो आलिया बेट, है ना, यहां पे सब क्या मिलेगा, खनिज तेल मिलेगा। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, ये खनिज तेल के लिए मिलेगा, आलिया बेट यहाँ पे फेमस है। ठीक है, 41 नंबर का देखो, 41 नंबर का, निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण भाषा का नहीं है, पूछ रहे हैं। तो भाषा में कभी भी स्थिरता रहेगी क्या, कभी भी स्थिरता नहीं रहेगी, है ना, भाषा क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक चलते रहेगा, है ना, जाते रहेगा। जैसे ये पर्सन ए है, पर्सन बी से कम्युनिकेट करना है, तो चाहे ये हल्बी भाषा बोले, गोंडी भाषा बोले, छत्तीसगढ़ी बोले, उड़िया बोले, संस्कृत बोले, तेलुगु बोले, तमिल बोले, जो भी बोले, ये सामने वाला भी क्या करेगा, उस भाषा को अगर जानते रहेगा तो दोनों के बीच क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। तो भाषा कभी भी स्थिर होगा क्या, नहीं, भाषा में कभी भी स्थिरता नहीं आती भाई। ठीक है, क्रिएटिविटी हो सकता है ना, उसको क्या करेंगे आप लोग, निमोनिक कोड बना लेंगे, यूनिफॉर्म कोड बना लेंगे, जैसे किसके द्वारा, वहां पे गूगल के द्वारा और न्यूजीलैंड के द्वारा दोनों के मिला हुआ एक क्या बनाया गया है, यूनिफॉर्म कोड बनाया गया है, जिसके द्वारा गोंडी भाषा को समझा जा सकता है। वैसे ही उसमें क्या किया जा सकता है, क्रिएटिविटी किया जा सकता है, लेकिन कभी भी उसमें स्थिरता होगी क्या, नहीं होगी। उच्चारणगत त्रुटियों का मुख्य कारण क्या है, मतलब अपन उच्चारण में कभी कभी क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, है ना।
तो उसका कारण क्या है, उच्चारण में त्रुटियों का, तो उसमें उच्चारण का सही स्थान का अपने को ज्ञान ना होना, उच्चारण स्थल का सही ज्ञान ना होना उच्चारणगत त्रुटियों का कारण है। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पे बच्चा बच्चा भी जानता है 52 वर्णों की संख्या है। कितनी संख्या है, 52। 44 नंबर का देखो, स्वर किसे कहते हैं भाई, स्वर स्वतंत्र होता है। स्वर क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ना ही ये स्वरों से मिलेगा या ना ही ये व्यंजन से मिलेगा, ना ही विसर्ग से मिलकर बनेगा। ठीक है, स्वर कैसा होगा, स्वतंत्र होगा। स्वर कैसा होगा, स्वतंत्र, किसी अन्य के सहयोग से वो निकलेगा नहीं, है ना। तो स्वर का स्वर वर्ण से मेल होगा क्या, नहीं। स्वर का व्यंजन होगा क्या, नहीं। व्यंजन और विसर्ग होगा क्या, नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही होगा। स्वर कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। नासिक्य व्यंजन किसे कहा जाता है भाई, नासिक्य व्यंजन जब हवा क्या हो, उच्चारण के समय हवा क्या है नाक से निकले, तब उसको क्या बोलेंगे, नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन किसको बोलते हैं, उच्चारण के समय जब हवा नाक से निकले, तो हवा मुख से निकलेगा क्या, हवा जीभ से निकलेगा कहीं से, नहीं। हवा कहां से निकले, नासिका से निकले या नाक से निकले, तो उसको क्या बोलेंगे, नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होगा जी, एक मेन मेमोरी होगा, एक कंट्रोल यूनिट होगा, तब तो वो हार्डवेयर बनेगा, है ना। नहीं तो चुपचाप डब्बा को रख दोगे, उसमें मेमोरी ही नहीं डालोगे, कंट्रोल पैनल ही नहीं डालोगे, तो कंप्यूटर काम करेगा क्या, नहीं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होता है, मेन मेमोरी भी रहेगा और कंट्रोल यूनिट भी रहेगा। मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट दोनों रहेगा, तब ये क्या बनेगा, कंप्यूटर का हार्डवेयर बनेगा। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है बोल रहे हैं, हार्डवेयर का भाग कौन सा नहीं होगा भाई, कीबोर्ड होगा, है ना। कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं होगा, ये लेन वाला नहीं होगा। ठीक, क्या नहीं होगा, लेन वाला कंप्यूटर का भाग नहीं होगा, है ना। बाकी मॉनिटर इसको देख छू सकते हैं, है ना, सेमीकंडक्टर इसको भी, ये कीबोर्ड भी। बाकी लेन ये क्या होगा, नहीं होगा, है ना। ये किसका एक भाग है, इंटरनेट का एक भाग है, जिसमें राउटर रिसेप्टर, है ना, दुनिया भर के यहाँ पे चीज लोग बोलेंगे, रिसेप्टर होगा जो ग्राही करेगा, है ना। तो ये सब लेन किसका है, इंटरनेट का भाग है, जबकि वो हार्डवेयर का भाग नहीं है। किसका भाग है, इंटरनेट का। अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तन डेटा को, जितना भी डेटा होगा उसको क्या बोलेंगे, जानकारी बोलेंगे। भाई उसके बारे में डेटा इकट्ठा करो, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो। पिक्चर में देखे होगे ना, अगर हीरो जाता है गुंडा को मारने, धमकी दे देता है, तो जैसे हीरो जाते रहता है, तो उसके बाद उसका एक सेक्रेटरी रहेगा गुंडा का, और क्या बोलेगा, इसके बारे में पूरा डिटेल निकालो, जानकारी निकालो, है ना। तो किसी के बारे में डेटा निकालना है तो उसको क्या बोलते हैं, जानकारी बोलते हैं जी। 49 नंबर का देखो, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, है ना। हार्डवेयर कौन सा होगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा। ठीक है, तो देखो एक्सेल क्या पूछा है जी, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है पूछ रहा है ना। कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है पूछ रहे हैं, तो एमएस एक्सेल। ठीक है, एमएस एक्सेल सारणी बनाने में काम आता है, किसी भी प्रकार का सीट बनाने में यहाँ पे काम आता है, तो ये कैसा है, सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर ड्राइवर, प्रिंटर भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप लोग क्या करोगे, प्रिंटर ड्राइवर रखा रहेगा जो फंक्शन करने का कार्य करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम तो खुद एक क्या है, सॉफ्टवेयर है भाई। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते होगे, है ना, लिनक्स। ठीक है, लिनक्स के बारे में जानते होंगे, और दुनिया भर के सॉफ्टवेयर हैं। इसको दो तरीके से बांटा गया है, एक ओपन सॉफ्टवेयर और एक क्लोज्ड सर्किट के रूप में बनाया गया है ना, क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या है भाई, एक हार्डवेयर है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या है, एक हार्डवेयर है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही होगा, 49 का। ठीक है, तो कौन है, कंट्रोल यूनिट एक हार्डवेयर है, ना कि सॉफ्टवेयर। यूनिवर्सल का देखो, एक ना एक फुल फॉर्म पूछेगा ही पूछेगा कंप्यूटर में। ठीक है, तो यूएसबी का क्या होता है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस।
क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं? सीरियल बस, सपोर्ट बस, ये यूनिवर्सल सीरियल बस, ये क्या हो जाएगा? यूएसबी का क्या होगा? पूर्ण रूप होगा सीरियल बस। ठीक है, तो ये आपके रहे जीएस सेक्शन के 50 क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले मैथ्स वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ये जीएस वाला सेक्शन है। ठीक है, तो ये अपन 3 सेट यहाँ पे कर लिए भाई। आप बोल रहे होगे कि एक 10वां सेट से चालू करूं, मैं पढ़ना चालू करूं, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। आप लोग जो पहले सेट से अपन क्वेश्चन करते आ रहे हैं, वहां से क्या होगा, लगभग आपका मैथ्स का बेसिक क्लियर होते जाएगा। जीएस में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसको समझने में आपको क्या होगा, फायदा मिलते रहेगा। और डायरेक्ट आप 10वां सेट से चालू करोगे तो पीछे रह जाएगा भाई। आप नहीं पढ़ रहे हो तो बाकी लोग तो तैयारी कर रहे हैं ना, बाकी लोग पढ़ रहे हैं, तो बाकी लोग से क्यों पीछे रहना है ना। तो सेट 1 से क्या करो, आप लोग इस चैनल को फॉलो करो और अमीन पटवारी का ये सीरीज देखते रहो, है ना। आप ही के लिए बहुत बेनिफिट है। मिलते हैं अगली कक्षा में नए सेट को लेकर के, नए क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।